नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरपाल सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी, लखनऊ। आज आपके साथ चर्चा करेंगे स्नातक विषय के पर्यावरणीय समाजशास्त्र, प्रकृति एवं संभावनाएं, जो कि खंड 1 और यूनिट 1 से संबंधित है। जैसा कि हम जानते हैं कि पर्यावरणीय समाजशास्त्र की एक सिस्टर ब्रांच है, एक शाखा है, जो 2 शब्दों से मिलकर बनती है, पर्यावरण पर्यावरण और समाजशास्त्र। तो पर्यावरण को सबसे पहले समझते हैं कि पर्यावरण जो यह पर्यावरण का यहाँ पर हम ये समझते हैं कि जो हमारे आस-पास जीव-जंतु, पानी, हवा, धरती और ये सारी चीज़ें जो उपलब्ध होती हैं और उनमें जो आपस में एक संबंध पाया जाता है, परस्पर जिस तरह से वो संबंधित होते हैं, जो भौतिक जीवन के लिए अति आवश्यक होता है, उसको हम कहते हैं पर्यावरण। पर्यावरण चारों तरफ से घिरा हुआ जो जीव-जंतुओं मृदा का जो एक संबंध है, उसको हम पर्यावरण कहते हैं। दूसरा शब्द जो है पर्यावरण समाजशास्त्र का, समाजशास्त्र है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है, एक सामाजिक विज्ञान है, जो समाज का एक विज्ञान माना जाता है। यह समाज का विज्ञान समाज के संबंधों, सामाजिक समूहों, सामाजिक समुदायों के अध्ययन के लिए निमित्त होता है, जिसका दोनों शब्दों को मिला करके पर्यावरणीय समाजशास्त्र का निर्माण होता है। अब यहाँ पर पर्यावरणीय समाजशास्त्र जो है, वो समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में मानव समाज और जो भौतिक आवरण है, हमारा भौतिक जगत है, उसके बीच संबंधों की व्याख्या करता है। संबंधों को समझने, चाहे वो सकारात्मक हैं, नकारात्मक हैं, चाहे वो अच्छे हैं, बुरे हैं, क्या प्रभाव डालते हैं, इसको समझने की कोशिश करता है, ठीक है? इसके अलावा इसका संबंध लोगों, समूहों, संस्थानों, उनके परस्पर संबंध, संवाद और इनके परिणामों तथा सामाजिक ढांचे के हर उस पहलू से है, जो सामाजिक जीवन के लिए ज़रूरी है। इससे सामान्यतः ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पर्यावरणीय समाजशास्त्र मानव समाज और उसके भौतिक पर्यावरण के संबंधों के अध्ययन का तरीका है, जिसे आर डनलप और कैटन ने सामाजिक पर्यावरणीय संबंध कहा है। समाज और पर्यावरण के ये संबंध परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया के एक दूसरे को गहरे स्तर पर प्रभावित करते हैं। अब दूसरे चरण में हम ये समझेंगे कि ये पर्यावरणीय जो समाजशास्त्र है, इसका उद्भव कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, कौन-कौन से कारण इसके पीछे जिम्मेदार थे। तो सबसे पहला कारण जो आपको बताना चाहेंगे, उसको इतिहास में जाना पड़ेगा कि जो पर्यावरण ये समाजशास्त्र है, वो इसका उद्भव बहुत पुराना नहीं है, बल्कि ये 70 के दशक में इसका उद्भव हुआ है, लेकिन जो कारण प्रमुख रूप से इसमें योगदान देते थे, वो उस प्रकार से हम समझ सकते हैं। सबसे पहले तो जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जिसको कहते हैं औद्योगिक क्रांति होने के पहले तक का जो समाज था, जो मनुष्य का पर्यावरण के साथ जो संबंध था, वो इतना ज़्यादा द्वंद्वात्मक नहीं था, इतना ज़्यादा नकारात्मक नहीं था, जितना 70 के दशक में या कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या औद्योगिक क्रांति के बाद में आया। औद्योगिक क्रांति के बाद में जो मानव समाज का जो विस्तार हुआ, नई-नई मशीनों का आविष्कार हुआ, उत्पादन बढ़ा, फैक्ट्री सिस्टम जो आया, उत्पादन का फैक्ट्री सिस्टम इजाद हुआ, उससे क्या हुआ कि पर्यावरण का दोहन यानी पर्यावरण के दोहन की गति बहुत अधिक बढ़ गई। यानी जिसको कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध जो है दोहन होने लगा, जिसकी वजह से तमाम विकृतियाँ, तमाम संबंधों में एक द्वंद्व-सा उत्पन्न होने लगा। तो इसको इसको समझने के लिए हम ये समझते हैं कि जब ये विपरीत संबंध आने लगे, यानी लोग अब लकड़ी काटने लगे, लोग खनिजों की खुदाई करने लगे, सड़कें बनाने के लिए, फैक्ट्रियाँ बनाने के लिए, तो जब जो औद्योगिक क्रांति हुई, उसका परिणाम ये हुआ कि मनुष्य समाज और और जो जीव जगत है, उसके बीच में एक नकारात्मक संबंध उभरने लगा और ये संबंध इस तरह का हुआ कि उस समय के लोगों को सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि ये संबंध किस तरह जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। तो जिसमें से प्रमुख रूप से मैं अगर बताऊँ तो गैफर्ड, पिनो, जॉर्ज पार्किंसन, ऑल्डो लियोपोल्ड और जॉन म्योर, रॉबर्ट मार्शल आदि परिरक्षावादियों, जो संरक्षणवादी थे, एनवायरनमेंट के संरक्षक माने जाते थे, इन लोगों ने उस समय जीव जीव जगत और मानव समाज के संबंध को समझने के लिए जीवमंडल, बायोस्फीयर एवं इससे संबंध पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम के नाजुक होने और मानवीय गतिविधियों से इसे होने वाले नुकसान पर प्रकाश डाला। तो सबसे पहले बायोस्फीयर का कॉन्सेप्ट और इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट आया और इसके संबंध से जो जो मानवीय गतिविधियां इससे होने वाली नुकसान का प्रभाव था, उसको समझने के लिए ये लोग आगे आए।
औद्योगिकरण और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसके विकास की तेज गति ने न सिर्फ प्राकृतिक, अब हुआ क्या, औद्योगिकरण तो हो ही रहा था तेज गति से रहा, उसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध आ गया। द्वितीय विश्व युद्ध ने बहुत बड़े लेवल पर जो प्रकृति का नुकसान किया, प्रकृति को का दोहन शुरू हुआ उसमें। तो इसमें क्या हुआ कि पर्यावरणीय अतिक्रमण के दायरे में ला दिया, बल्कि संसाधनों के अत्यधिक दोहन और औद्योगिक कचरे ने इन्हें गिरावट और कई मायनों में विनाश के स्तर पर लाके खड़ा कर दिया। यानी बात औद्योगिक कचरे भी ज़्यादा हो रहे थे और जो जिसको कहते हैं कि गोला-बारूद का इस्तेमाल इतने ज़्यादा पूरे विश्व में युद्ध चल रहा था, तो पर्यावरण को चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे वो मृदा प्रदूषण हो, ये सब बढ़ रहे थे, अपने चरम पर पहुँच रहे थे। तो ये एक फैक्टर था, तो लो ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने उन नकारात्मक संबंधों को समझने के लिए कुछ उस पर विचार करना शुरू किया। दूसरा अगर हम ध्यान दें कि दूसरा कारण अगर देखा जाए, तो एक सैमुअल क्लाउज़नर ने अपनी एक पुस्तक थी, उनकी बड़ी फेमस पुस्तक थी जिसका नाम था ऑन मैन इन हिज़ एनवायरनमेंट 1971 में सबसे पहले पर्यावरणीय समाजशास्त्र का इस्तेमाल उन्होंने किया था 1971 में, सैमुअल क्लाउज़नर ने। 22 अप्रैल 1970 को पहली बार अर्थ डे 1970 मनाया गया, जो अर्थ डे आज हम मनाते हैं, जिसमें हम ये कहा जाता है कि अपना बिजली ऑफ करके रहना है, थोड़ी देर के लिए बिजली ऑफ करना है, जिससे हम ऊर्जा को संरक्षण कर सकें और ऊर्जा का दोहन ना हो, जिससे जो पूरे दुनिया में जब एक साथ लोग इसको अर्थ डे सेलिब्रेट करेंगे, तो हम ऊर्जा का संरक्षण कर पाएँगे। जिसे आधुनिक पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत के तौर पर देखा जाता है। तो एक मूवमेंट के रूप में अर्थ डे 1970 में स्टार्ट हुआ। एक ये भी कारण था लोगों का ध्यान उधर खींचने के लिए कि पर्यावरणीय समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में होना चाहिए। 70 का दशक पर्यावरणीय दशक कहा जाता है। इसको एनवायरमेंटल डिकेड कहा जाता है, जो 70 का दशक था। रेचल कार्सन ने साइलेंट स्प्रिंग 1961 में कृषि में इस्तेमाल किए जा रहे कीटनाशकों से पारिस्थितिकी तंत्र को हो रहे नुकसान का खुलासा किया था। बहुत फेमस ये उनका स्टडी थी, उनका ध्यानाकर्षण उन्होंने किया रेचल कार्सन ने। तो ये भी एक फैक्टर था जिधर लोगों का ध्यान इस तरफ उधर गया। 1970 से पहले तक पर्यावरण के संदर्भ में अमेरिकी रुचि, जो कहा जाता है अमेरिका में सबसे पहले ग्रामीण समाजशास्त्र, जब ग्रामीण समाजशास्त्र के विषय के अंतर्गत पर्यावरण को पढ़ाया जा रहा था, पर्यावरण के विषयों को पढ़ाया जा रहा था। यहाँ ग्रामीण समाजशास्त्र का तात्पर्य 2 बिंदुओं से था, यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में। समाज की आजीविका के लिए प्रकृति पर निर्भरता, नंबर 1। दूसरा वन क्षेत्रों से था, यानी वन क्षेत्र किस तरह के हैं, कौन-कौन से लोग उस वनवासी रहते हैं, जंगल के लोग रहते हैं, कितने लोग उस पर निर्भर रहते हैं। हालाँकि 1960 और 1970 के दशक ऐसे हलचल वाले दशक साबित हुए, जिन्होंने बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों और पर्यावरण के संदर्भ में अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने को प्रेरित किया। अमेरिका में पर्यावरणीय समाजशास्त्र के संस्थापक रिले डनलप एंड विलियम कैटन तथा इस क्षेत्र में योगदान देने वाले अन्य विशेषज्ञों ने पर्यावरणीय मुद्दों के समाजशास्त्र, जिसको कहा गया सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज, और पर्यावरणीय समाजशास्त्र के अंतर को स्पष्ट किया। कैटन और डनलप ने 2 तरह के समाजशास्त्र जो उसमें अमेरिका में चल रहे थे, जिसको कहा गया सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज और एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी। दोनों में अंतर उन्होंने इस बात का बताया कि जो सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज जो है, वो पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति लोगों के व्यवहार, लोगों की प्रतिक्रिया, लोगों के संरक्षण के तरीके और समाज की प्रतिक्रिया के रूप में उसको देखा गया कि ये समस्याएँ, उसके प्रति लोगों का क्या रुझान है, क्या तरीका है, क्या व्यवहार का तरीका है वो। लेकिन जो कहा जाता है एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी या सोशियोलॉजी एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी, वो इस बात पर ध्यान रखता है कि वैज्ञानिक तरीके से मानव समाज और पर्यावरण के बीच में जो संबंध है, उसको वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने की ज़रूरत है। तो ये दोनों समाजशास्त्र की एक कह सकते हैं पर्यावरणीय समाजशास्त्र की आधारशिला रखने में इन प्रमुख कारणों, इन प्रमुख जो कारकों ने अपना योगदान दिया। इसके अलावा एक बहुत फेमस सामाजिक सुधार। अब बात आती है कि जो ये पर्यावरणीय जो समस्याएँ, जो पर्यावरणीय इश्यूज़ इमर्ज कर रहे थे, उनको उनकी तरफ ध्यान आकर्षण के लिए बहुत सारे ऐसे
जो चिंतक थे उस समय, समाज सुधारक थे, उन्होंने उधर ध्यान दिया। जिसको ये कहा जा सकता है कि सामाजिक सुधार और परिवर्तन के लिए चलाए गए इन तमाम आंदोलनों के कारण उपजे बौद्धिक और राजनीतिक विक्षोभ ने एक नए क्षेत्र के विकास का रास्ता तैयार किया, जो आगे चलकर पर्यावरणीय समाजशास्त्र के तौर पर विकसित हुआ। हनिंगटन थे, उन्होंने ये बात बताई थी। तो ये कहीं न कहीं ये तमाम कारक मिल करके पर्यावरणीय समाजशास्त्र के उद्भव में अपना योगदान सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा साइलेंट स्प्रिंग 1962 में एक एक इसको ऐसे कह सकते हैं, एक स्टडी हुई, एक अध्ययन हुआ जिसको राचेल कार्सन ने स्टडी किया था। ये स्टडी बहुत फेमस है। साइलेंट स्प्रिंग 1962 में उन्होंने एक बुक लिखी थी और उसमें उन्होंने खास करके डीडीटी जिसको हम कहते हैं, जो जो एंटी जो जो कहते हैं पेस्टिसाइड, एक तरह का था, उसके छिड़काव किए जाते थे कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। तो उसका जो कीटनाशक जिसको कहते हैं, कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल उस समय चल रहा था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए। लेकिन पर्यावरण पर जो उसका नुकसान हो रहा था, उसका 10 साल तक उन्होंने गहन अध्ययन किया, कि 10 सालों तक उन्होंने गहन अध्ययन किया कि डीडीटी के छिड़काव से, जो कीटनाशकों के प्रयोग से जो पर्यावरण पर नुकसान हो रहा था, उसका अध्ययन उन्होंने किया। इस पुस्तक के ज़रिए कार्लसन ने बताया कि कीटनाशकों का प्रयोग प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र से कीटों को खत्म करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव अस्तित्व के लिए भी घातक है। इस पुस्तक ने न सिर्फ अमेरिकी जनता को पर्यावरणीय चिंताओं के प्रति सोचने को प्रेरित किया, बल्कि यह नीतियों में परिवर्तन की भी कारक बनी। और अमेरिकी समाज में पर्यावरण संरक्षण एजेंसी उस समय इनकी इस पुस्तक के बाद में, इस जागरूकता के बाद में अमेरिका में यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ईपीए के गठन का श्रेय भी इस पुस्तक को जाता है। अगर ये पुस्तक नहीं होती तो शायद वहाँ पर पर्यावरण के संरक्षण के लिए ये जो पहल की गई, जिसको यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ईपीए के कहा जाता है, वो नहीं हो पाता। तो ये कहीं न कहीं ये घटना भी उस समय दुनिया के सामने आई और लोगों का उधर ध्यान गया और तमाम समाज वैज्ञानिकों ने पर्यावरणीय समाजशास्त्र के निर्माण के या उसके की निर्माण के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। अब एक एक और घटना थी जिसको आपको एक प्रकरण माना जाता है, जिसको कहा जाता है लव कैनाल प्रकरण। लव कैनाल अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक नियाग्रा जलप्रपात है, जो दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात माना जाता है, सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। तो उसी के नजदीक एक क्षेत्र था जो जिसको लव कैनाल कहते हैं। यह क्षेत्र यहाँ रहने वाले लोगों के लिए बड़ी पर्यावरणीय आपदा का कारण बन गया था। इस आपदा का कारण क्या था कि दरअसल 1940 में यह क्षेत्र हुकर केमिकल कंपनी थी, एक केमिकल इंडस्ट्री थी, उसकी ओर से जो कचरे जो उसका कचरा निकलता था, वो रासायनिक कचरे का ढेर वहाँ पर इकट्ठा किया जाता था, उसको वहाँ पर रखा जाता था। समय के साथ-साथ आबादी बढ़ी तो खाली ज़मीनों पर रिहायशी क्षेत्र भी बढ़ने लगे, लोग उसी के आस-पास अपना आवास बनाने लगे, रहने लगे, जैसा कि हर नगरीकरण के प्रक्रिया में होता है, भारत में भी वो चीज़ होती है। भवन निर्माण उसी भूमि पर किए जाते रहे जहाँ कंपनी अपना रासायनिक कचरा फेंका करती थी। अब वो उसको समतल करते जाते थे, रासायनिक कचरा फेंकते जाते थे, ज़मीन दबती जाती थी ज़मीन के नीचे, मृदा के नीचे। अब इसका अ, प्रभाव ये हुआ कि बरसात के बाद अक्सर गीली ज़मीन के भीतर से रासायनिक तत्व बाहर निकल आते थे। एक प्रक्रिया होती है, इसमें रासायनिक तत्व जो ज़मीन में मिनरल्स होते हैं, जब बरसात होती है तो वो ऊपर आ सकते हैं, वो हल्के मेटल होते हैं, वो बाहर आ जाते हैं, जो यहाँ रहने वाले लोगों में बीमारियों का कारण बनने लगे। तो अब इसमें किन किन तरह की बीमारियों से वो ग्रसित हुए? स्वास्थ्य रक्त जाँचों के दौरान यहाँ रहने वाले लोगों में श्वेत रक्त कणिकाओं, व्हाइट ब्लड सेल्स की वृद्धि, बहुत तेज़ वृद्धि देखी गई, बहुत अधिकता पाई गई। यहाँ रहने वाले करीब 33% लोगों में गुणसूत्र, जिसको क्रोमोसोमल डैमेज यानी क्रोमोसोम का डैमेज का पता चला। ल्यूकेमिया, जिसको खून की कमी कहते हैं, और अन्य घातक रोगों की वजह बनी। 70 के दशक तक लव कैनाल अमेरिकी इतिहास की सबसे भयावह पर्यावरणीय त्रासदी बन गई। तो ये लव कैनाल की जो घटना थी, कहीं न कहीं ये भी एक कारण के रूप में दुनिया के सामने आया और ये हुआ कि जो मानव और पर्यावरण का जो संबंध है, उसको समझने के लिए एक विज्ञान, जिसको पर्यावरणीय समाजशास्त्र की आवश्यकता महसूस की गई। 1978 में व्यापक पर्यावरणीय प्रतिक्रिया, मुआवजा और उत्तरदायित्व विधेयक एक पारित किया गया था अमेरिका में, इसी को ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए।
इसके अलावा अगर हम और प्रयासों को देखें दुनिया के अन्य अन्य महाद्वीपों में, अन्य देशों में, तो देखते हैं कि इसी दौर में विभिन्न एनजीओ, हरित राजनीतिक दलों, पर्यावरणीय आंदोलनों ने यूरोपीय महाद्वीप में पर्यावरण या हरित अभियानों को एक मान्य राजनीतिक बल के रूप में तौर पर स्थापित किया। हालाँकि ब्रिटेन में पर्यावरणीय रुचियाँ प्रारंभ में प्रकृति एवं समाज के परस्पर संबंधों को सैद्धांतिक दृष्टिकोण से समझने के प्रयास तक सीमित थी। ब्रिटेन में जो प्रयास चले समाज समाज और पर्यावरण के संबंध को समझने के लिए उसमें ज़्यादातर सैद्धांतिक दृष्टिकोणों के तहत प्रयास किया गया कि किस तरह क्या सिद्धांत हो जिससे कि हम इस बात को समझ पाएँ। 1980 में वैश्विक पर्यावरणीय परिवर्तन कार्यक्रम ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंज प्रोग्राम की स्थापना के साथ इस दिशा में अनुसंधान शोध कार्यों में भी तेजी आई। जब ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंज प्रोग्राम स्थापित किया गया, वैश्विक पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, तो इस पर बहुत ज़्यादा शोध भी प्रारंभ हुआ, जिससे कहीं न कहीं भी प्रेरणा मिली। ब्रिटेन से इतर नीदरलैंड में पर्यावरणीय समाजशास्त्र के शोध कार्यों में बाढ़ की समस्या, कृषि एवं जोखिम मूल्यांकन और व्यावहारिक समाधानों की तलाश पर ध्यान केंद्रित किया गया, क्योंकि नीदरलैंड में 26% भू-क्षेत्र जो था, वो समुद्र स्तर से नीचे था, यानी लो लैंड थी, यानी कि वो जो सी लेवल है, उससे नीचे के स्तर पर वो ज़मीन थी 26%, तो वहाँ पर इसकी समस्या बहुत विकराल थी। इसके अलावा जापान और कोरिया में भी कुछ प्रयास किए गए। 1990 में पूर्वी जापान और कोरिया में पर्यावरणीय समाजशास्त्र अलग अध्ययन शाखा के रूप तौर पर स्थापित हुआ। जापान में मानवजन्य पर्यावरणीय नुकसान और इसके कारण मिनमाटा रोग, एक मिनमाटा रोग है, के प्रसार के बाद 1950 से ही पर्यावरण के क्षेत्र में शोध कार्य प्रारंभ हो गया। 1990 में जापानी एसोसिएशन फॉर एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी का गठन किया गया। इसी तरह 2000 में कोरियन एसोसिएशन फॉर एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी का गठन हुआ, जबकि वहाँ 1990 के दशक के प्रारंभ से ही एक अलग शाखा के तौर पर पर्यावरणीय समाजशास्त्र में शिक्षण कार्य प्रारंभ हो गया था। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि अमेरिका से प्रारंभ होकर के यूरोपीय देशों में, ब्रिटेन में, नीदरलैंड में, इसके अलावा कोरिया और जापान में भी पर्यावरणीय समाजशास्त्र की स्थापना की गई और प्रयास किए गए और कारण अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन हर देश में लगभग कुछ न कुछ प्रयास किए गए। इसके अलावा एक रोग जो मैंने बताया कि जापान में मिनीमाटा रोग एक बहुत फ़ेमस जो उस समय एक बीमारी फैली थी, जिसको कहा गया था मिनीमाटा। यह मिनीमाटा तंत्रिका तंत्र से संबंधित एक गंभीर रोग है, जो खतरनाक विषैले रासायनिक तत्व मिथाइल मरकरी के कारण होता है। जिसमें क्या होता है गति भंग हो जाता है, हाथ-पैरों में शून्यपन आ जाता है, मांसपेशियों में काफ़ी कमज़ोरी आ जाती है, दृष्टि क्षेत्र यानी आँखों को देखने में तकलीफ होती है, बोलने-सुनने की क्षमता में भी कमी आती है। ये सारे इस रोग के लक्षण हैं। जापान में इस रोग के प्रसार की जाँच के दौरान पता चला कि वहाँ के लोगों में यह बीमारी ऐसी मछलियों के सेवन से हुई थी, जिनमें मिथाइल मरकरी की मात्रा ज़्यादा थी। यानी समुद्र में यानी कि वो मिथाइल मरकरी का जो वो पानी के साथ बह करके समुद्र में मिल गया, नदियों में मिल गया, नदी में मिल गया और फिर उसके बाद में जब मछलियाँ उस पानी को पीती थीं, खाती थीं उसके जीव-जंतुओं को, तो वो उनके अंदर शरीर में चला जाता था। और जब मनुष्य मछलियों का सेवन करते थे, तो उनके शरीर में मिथाइल मरकरी का जो उनके कण थे वो पहुँच जाते थे। 1950 में मिनीमाटा रोग का पहला मामला जापान के दक्षिणी तटवर्ती क्षेत्र में स्थित यतशिरो समुद्र की मिनीमाटा खाड़ी में, ये मिनीमाटा नाम एक खाड़ी का नाम है जो जापान की खाड़ी है एक मिनीमाटा, वहीं पर सबसे पहला मरीज इसका मिला था। 1960 में इसने तब महामारी का रूप ले लिया था। जिस तरह से एक जो जो अभी हम लोगों ने मानव मानव समाज ने अभी 2 साल पहले, 1 साल पहले जो हम लोगों ने देखा कोविड-19 के रूप में, उसी तरह की महामारी का रूप मिनीमाटा ने भी ले लिया था जापान में खास करके। जाँच में स्पष्ट हुआ कि मिनीमाटा रोग अनियंत्रित औद्योगिक गतिविधियों से की वजह से पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण प्रसारित हुआ है। तो फिर जैसा मैंने कहा कि जापान में फिर पर्यावरणीय समाजशास्त्र में शोध और पर्यावरणीय समाजशास्त्र की स्थापना की गई, जिससे कि मानव संबंध और मानव समाज और पर्यावरण के बीच में संबंध को समझा जा सके। इसके अलावा सामाजिक पर्यावरण संबंधों की परिकल्पना और तमाम विद्वानों ने स्कूल ऑफ थॉट जिसको कहते हैं बौद्धिक वर्गों ने, बौद्धिक व्यक्तियों ने अपने-अपने संबंधों की परिकल्पना की कि समाज और पर्यावरण किस तरह से संबंधित होते हैं। जिसमें सबसे पहला एग्ज़ाम्पल जो मिलता है जिसको कहते हैं मानवीय पारिस्थितिकी मॉडल, ह्यूमन इकोलॉजी मॉडल। ह्यूमन इकोलॉजी मॉडल की स्थापना रॉबर्ट ई पार्क ने 1920 में
चार्ल्स डार्विन एवं अन्य विशेषज्ञों के जैव भौतिकीय पर्यावरण सिद्धांत की श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए मानव पारिस्थितिकी मॉडल का प्रतिपादन किया। पार्क ने अपने अध्ययन के जरिए प्रकृति में पौधों, वनस्पतियों एवं जंतुओं के अंतर संबंधों एवं परस्पर निर्भरता को समझाने के लिए के साथ साथ इसे मानवीय सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति एवं समुदाय के अंतर संबंधों एवं परस्पर निर्भरता के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया। वह इसे जीवन के संजाल, वेब ऑफ लाइफ के रूप में वर्णित करते हैं, जो जैव भौतिकीय तंत्र में जीवों के उत्तराधिकार पर आधारित है, जिनमें परस्पर अंतर संबंध, ऊर्जा एवं पोषण के एक दूसरे को हस्तांतरण से इस तरह होता है कि प्राकृतिक व्यवस्था में जैविक संतुलन, बायोटिक बैलेंस या पारिस्थितिकीय संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। आरी पार का मकसद ये था कि जिस तरह से चार्ल्स डार्विन ने उद्विकासवाद का सिद्धांत दिया और आपस में जीवों के संबंध की एक कड़ी को खोजा उन्होंने, उसी तरह से पार्क ने भी पर्यावरण और मानव मानव संबंध के बीच में, मानव समाज के बीच में संबंधों और उनमें आपस में पाए जा रहे संबंधों के बारे में समझने के लिए इस मानव जिसको मानवीय पारिस्थितिकी मॉडल या वेब ऑफ लाइफ के रूप में उसको उन्होंने विस्तारित किया, जिसमें अब ये माना जाता है कि इसके अलावा जो इकोलॉजिकल बैलेंस, अगर आप प्रकृति को देखें, पर्यावरण को देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि जीव, जंतु, पेड़, पौधे, नदी, तालाब, ये सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, कोएग्जिस्टेंस में रहते हैं। यानी एक दूसरे पर निर्भरता इनकी होती है और एक दूसरे से एक अच्छा बैलेंस बना होता है। जैसे कहा गया है, अगर आप देखें कि बैलेंस का ये तरीका होता है कि जो पेड़-पौधे स्वयं फलों का उत्पादन करते हैं, वो स्वयं फलों को नहीं खाते हैं। तो हमारे एक हिंदी के कवि ने भी कहा है कि जो बहुत अच्छी पोयम है उन्होंने लिखी, उसमें कहा उन्होंने, नदी न संचय नीर परमारथ के कार में साधुन धरा शरीर, यानी वृक्ष कबहू नहीं फल भकें, वृक्ष कभी फल नहीं खाता है अपने आप, और नदी न संचय नी, नदी खुद पानी नहीं पीती है, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो उस प्रकृति में एक हम संतुलन देखते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है। जीव पौधों पर निर्भर होते हैं, पौधे जीव पर निर्भर होते हैं, पौधे जल संरक्षण पर निर्भर होते हैं, नदियों पर निर्भर होते हैं और नदियाँ उन जानवरों पर, उन पौधों पर निर्भर होती हैं, उनके कटाव को रोकती हैं, उनमें पानी लाती हैं, बारिश को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, नदियों में फिर पानी आता है। ये एक संतुलन सा दिखता है और इसी संतुलन को समझने के लिए आरी पार्क ने मानवीय पारिस्थितिकी मॉडल को दिया था। जी, ये मॉडल सामाजिक पर्यावरणीय संबंधों के बारे में जो परिकल्पनाएँ की लोगों ने, अन्य विद्वानों ने, उसके बारे में चर्चा करता है। यूँ तो पार्क ने भौतिक पर्यावरण एवं मानव समाज के मध्य समानताओं को स्पष्ट किया है, लेकिन वह मानवीय पारिस्थितिकी एवं जैव भौतिक पारिस्थितिकी के बीच अंतर को भी मानते हैं। पार्क बताते हैं कि इन दोनों के बीच मुख्य अंतर इनके व्यवस्थात्मक तंत्र का है। उनके अनुसार मानव समाज 2 स्तरों, जैविक और सांस्कृतिक पर विकसित है, वहीं प्राकृतिक पर्यावरण 2 स्तर, जैविक और अजैविक है। यानी जो मानव समाज की बात करें तो वो जैविक और सांस्कृतिक में विभाजित किया जा सकता है और पर्यावरण को 2 स्तर पर, जैविक और अजैविक में विभाजित किया जा सकता है। ऐसे में संस्कृति अथवा सभ्यता और इससे जुड़े अन्य पहलू ना सिर्फ मानव समाज को भौतिक पर्यावरण से अलग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि प्रकृति पर मानव समाज के प्रभुत्व की स्थापना के साथ मनमाने पारिस्थितिकीय दोहन को गति देने का काम करते हैं। इसको अगर समझने की कोशिश की जाए तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि संस्कृति और सभ्यता ही ऐसा वो कारण है, वो घटक है जो पर्यावरण और मानव समाज में एक अलगाव का भाव ले आता है और प्रकृति पर मानव समाज के प्रभुत्व की स्थापना के साथ पारिस्थितिकीय दोहन को गति भी प्रदान करता है। यानी अगर संस्कृति और सभ्यता का अपना विकास नहीं होता, उसका एक क्रम नहीं होता, तो शायद पर्यावरण के साथ हमारे द्वंद्वात्मक संबंध, मानव समाज के द्वंद्वात्मक संबंध नहीं उभर के सामने आ पाते। तो ये आर.ई. पार्क ने इस बात को कहने की कोशिश की और समझाया। इसके अलावा जिसको समाज और पर्यावरण की पारस्परिकता की जब बात की जाए, तो महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि समाज पर्यावरण पारस्परिकता को समझाने के लिए डब्ल्यू कैटन एंड आर डल ने पर्यावरण के 3 प्रतिस्पर्धी कार्यों, 3 कंपीटिंग फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट को स्पष्ट किया, जो मानव समाज के लिए उपयोगी है। उन्होंने 3 प्रकारों की बात की जो पर्यावरण उत्पादित करता है। पर्यावरण मानव समाज के लिए जीविका के आधार अथवा आपूर्तिकर्ता के तौर पर काम करता है।
मनुष्यों को हवा, पानी, भोजन, जंगल, ईंधन और अपने दैनिक उपभोग की वस्तुओं को व उत्पादन को कच्चा माल पर्यावरण से मिलता है। पर्यावरण इन सभी नवीकरणीय उदाहरण के लिए वन, गैर नवीकरणीय जैसे जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक संसाधनों का स्रोत है। हालाँकि जब हम इन संसाधनों का पर्यावरण को प्रदान करने की गति से अधिक रफ्तार से दोहन करने लग जाते हैं, तो यह स्थिति संसाधनों के अभाव को बढ़ाती है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि पर्यावरण मानव और समाज के संतुलन को निर्धारित करता है, जीविका का उपार्जन करता है, लेकिन जब प्रकृति को हम संतुलित मात्रा में दोहन करेंगे अपने अस्तित्व के लिए, तब तो संतुलन बना रहेगा। लेकिन जैसे ही उसकी दोहन की गति पर्यावरण के संसाधनों या का प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की गति में जब बहुत रफ्तार बढ़ जाती है, तीव्र वृद्धि हो जाती है, तो संसाधनों का अभाव बढ़ने लगता है। क्योंकि जो प्राकृतिक संसाधन है वो सीमित हैं, लेकिन उनके उपयोग करने की गति जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ रही है देश की, दुनिया की, वैसे-वैसे उनका उपयोग बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ से फिर एक प्रॉब्लम, समस्या उत्पन्न होती है। दूसरा जो उन्होंने बताया था, पर्यावरण मानव समाजों के अस्तित्व के लिए निवास स्थान उपलब्ध कराता है। यह हमें घर, कार्यक्षेत्र, खेल मैदान, यात्रा, परिवहन व्यवस्था या दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे दैनिक जीवन के लिए आवश्यक सभी चीजें मुहैया कराता है। हालांकि इनका बहुतायत में प्रयोग भीड़ को बढ़ाता है, जो हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरण की क्षमताओं को प्रभावित करती है। पर्यावरण अपशिष्ट भंडार के तौर पर भी काम करता है। जीवन और पर्यावरण प्रदत्त संसाधनों के उपभोग की प्रक्रिया में मनुष्य अपशिष्ट उत्पादों की भारी मात्रा उत्पन्न करते हैं। पर्यावरण इन अपशिष्टों को अवशोषित अथवा पुनर्चक्रण, उदाहरण के लिए पेड़ों का कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन देना करता है। हालांकि सघन आबादी वाले आधुनिक समाज में पर्यावरण की अवशोषण पुनर्चक्रण क्षमता से कहीं अधिक अपशिष्ट उत्पादन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि, जल, वायु अथवा अन्य प्रदूषण के तौर पर सामने स्थितियां आती हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात समझने की है कि जब हम बात करते हैं कि मानव समाज और प्रकृति के बीच में, पर्यावरण के बीच में संबंध तो पुराने समय में, प्राचीन काल में भी रहे हैं, लेकिन वो उतना संतुलित नहीं रहे हैं। क्यों नहीं रहे हैं? उसका रीज़न ये था कि प्रकृति के अंदर एक पुनर्चक्रण की, जैसा कि आपने पढ़ा होगा अगर स्कूलिंग में, तो आपने साइंस पढ़ा होगा जिसमें कहा था जल चक्र, हाइड्रोजन चक्र, जीव चक्र, ठीक है? तो ये अगर आप देखते हैं तो उसमें ये पाते हैं कि एक चक्र है, एक रिसाइक्लिंग सिस्टम है उस प्रकृति के अंदर अपने आप में भी। तो जो किसी के लिए वो अपशिष्ट होता है, वो किसी के लिए उसका भोजन हो जाता है। तो इस तरह से वो उसका प चक्रण होता रहता है और वो चीज़ बैलेंस, यानी प्राकृतिक बैलेंस, या उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम बना रहता है। इसी तरह से मानव समाज भी जो पर्यावरण पर प्राचीन काल में जो निर्भरता थी, वो भी कहीं न कहीं उस चक्रण का पालन करते थे, उस चक्रण को तोड़ते नहीं थे। अगर ग्रामीण समाज में जाएँ आप लोग, वहाँ देखें, अगर ग्रामीण अध्ययन में जब आप पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो पशुओं के द्वारा जो अपशिष्ट उत्पादित होता है, जो खेतों में अपशिष्ट उत्पादित होता है, वो अपशिष्ट के रूप में वो पर्यावरण के लिए नुकसान नहीं करता, बल्कि उसका समय पर सही तरीके से, सही विधियों का प्रयोग करके पुनर्चक्रण कर दिया जाता है। तो वो फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ होता है, बायो फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ हो जाता है। तो इस तरह से वो एक प्रकृति के चक्र को ही, हम प्राकृतिक व्यवस्था का निर्माण मनुष्य समाज के बीच में था। लेकिन तब मानव की जनसंख्या कम थी, हमारी माँग उतनी नहीं थी, हमारी आवश्यकताएँ उतनी नहीं थी मनुष्य की, तो वो एक प्रकृति का वो चक्रण जो है वो चलता रहता था, तो एक बैलेंस बना था। लेकिन बाद में आगे चल कर के जब जनसंख्या विस्फोट हुआ, पूरी दुनिया की जनसंख्या में विस्तार हुआ जब, तो 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 डिमांड, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड, आधारभूत सुविधाओं की जो जो माँग थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ी, रोटी, कपड़ा, मकान, तो उसको पूरा करने के लिए प्रकृति के दोहन की गति में बहुत तेज़ वृद्धि हुई। अब दूसरी बात ये निकल के आती है कि पर्यावरण मानव समाजों के अस्तित्व के लिए निवास स्थान तो उपलब्ध कराता है, इसके अलावा अन्य तमाम तरह से, और अब ये जो संबंध औद्योगिक क्रांति के बाद में, एक बहुत तीव्र गति से औद्योगिकरण के बाद में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप भी कहीं न कहीं पर्यावरण और मानव समाज के बीच में एक द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसको हम कह सकते हैं सोसाइटी एनवायरनमेंट डायलेक्टिक्स।
तो 1970 के दशक में सार्वजनिक चिंताओं में उभरती पर्यावरणीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इनके परीक्षण के उद्देश्य के साथ पर्यावरणीय समाजशास्त्र में सामाजिक व्यवस्था एवं भौतिक पर्यावरण के ढांचागत संबंध के बारे में 1975 में जो एक द्वंद्व का अध्ययन प्रारंभ हुआ। एलन साइनबर्ग ने अपने अभूतपूर्व अध्ययन जिसका नाम था सोशल सिंथेसिस ऑफ द सोसाइटल एनवायरमेंटल डायलेक्टिक्स द रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनल इम्पैक्ट्स 1975 में उन्होंने इसके माध्यम से आधुनिक औद्योगिक समाज की प्राकृतिक परिवेश से बढ़ती मांग, दोहन और इसके कारण पर्यावरण की स्थिति में लगातार गिरावट की वजह से समाज और पर्यावरण के मध्य बढ़ते द्वंद्व को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने शोध में समाज और पर्यावरण के परस्पर प्रभावों का परीक्षण भी किया। समाज और समाजों का आर्थिक विस्तार अनिवार्य रूप से पर्यावरणीय निष्कर्षण को बढ़ाता है। पर्यावरणीय निष्कर्षण में वृद्धि अनिवार्य रूप से पारिस्थितिकीय समस्याओं का कारण बनती है, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक जैविक व्यवस्था के अव्यवस्थित हो जाने से लेकर स्थिर गैर नवीकरणीय संसाधनों के ह्रास तक परिणाम सामने आते हैं। ये तीसरा उन्होंने क्या बताया कि ये पारिस्थितिकीय समस्याएं आगे चलकर आर्थिक विस्तार की प्रक्रिया में बाधा बन जाती है। ये बिंदु आर्थिक विकास और पर्यावरणीय गिरावट के अनिवार्य अंतर विरोधों संबंधों को रेखांकित करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि एक सघन औद्योगिक समाज अपने निरंतर आर्थिक विकास के लिए पारिस्थितिकी तंत्र से तब भी निरंतर संसाधनों की मांग दोहन करता है जबकि पारिस्थितिकी तंत्र की संसाधनों के विकास उत्पादन की सीमाएं या तो समाप्त हो चुकी हो अथवा पारिस्थितिकी आगे ऐसा कर पाने में अक्षम हो। आगे स्नाइबर्ग कहते हैं उन्नत औद्योगिक समाज में नीति निर्धारण की प्रक्रियाओं के दौरान पर्यावरण संरक्षण एवं आर्थिक विस्तार की निरंतर बढ़ती मांग के बीच द्वंद्वात्मक तनाव की भी पहचान करते हैं। इस परिदृश्य में राज्य को आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले और पर्यावरणीय नियंत्रक के तौर पर भी अपनी दोहरी भूमिका में संतुलन स्थापित करना आवश्यक हो जाता है। अब यहाँ पर राज्य को भी वो लेकर आते हैं, स्टेट जो हमारी सरकार होती है, सरकारें होती है उसको भी, यानी पर्यावरणीय नियंत्रक के तौर पर अपनी दोहरी भूमिका उनको निभाने की बात करते हैं साइनबर्ग। एलन साइनबर्ग ने अपनी पुस्तक द एनवायरनमेंट फ्रॉम सरप्लस टू स्कैरसिटी 1980 में ट्रेड मिल ऑफ प्रोडक्शन दृष्टिकोण के जरिए समाज पर्यावरण द्वंद्व को और विस्तार में और विस्तार में या विस्तृत उत्पादन का ट्रेडमिल से किससे विश्लेषण करने का प्रयास किया। अब यहाँ पर बात आती है कि इसको समझने के लिए हम इस तरह समझ सकते हैं कि पर्यावरणीय समाजशास्त्र में दो शब्द यूज किए जाते हैं, दो अवधारणा यूज की जाती है जिसमें कहते हैं नेचर और नर्चर। इसको ऐसे कह सकते हैं प्रकृति एवं अस्तित्व या पालन पोषण, प्रकृति एवं पोषण। तो नेचर और नर्चर दोनों बहुत अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, यानी प्रकृति का भी बने रहना जरूरी है, प्रकृति का संरक्षण होना भी जरूरी है और मानव समाज का के अस्तित्व का बना रहना भी जरूरी है। मानव अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उसको भोजन, पानी, कपड़े आदि की भी आवश्यकता है। तो यानी मानव जीवन को निरंतर बनाए रखने के लिए प्रकृति का दोहन, प्रकृति के संसाधनों का उपयोग आवश्यक है। अब यहाँ समस्या यहीं से निकल करके आती है, यानी नेचर, अब ये एक द्वंद्वात्मक संबंधों में आ जाते हैं, नेचर वर्सेस नर्चर, यानी जो प्रकृति है वो और हमारा जो जीवन यापन है उसमें एक द्वंद्व सा निकल करके सामने आता है। तो शायद साइनबर्ग ने यही चीज बताने की कोशिश की और इस तरफ ध्यान आकर्षण किया दुनिया का कि ये जो द्वंद्व है, ये कॉन्फ्लिक्ट है, वही सारी चीजों की वजह है। अब बात आती है कि क्या मनुष्य, मानव समाज अपने विकास की प्रक्रिया को रोक सकता है? पर्यावरण को बचाने के लिए रोकना जरूरी है, रोक सकता है? यह भी एक द्वंद्वात्मक, एक कॉन्फ्लिक्टिंग, एक डिबेटेबल इशू है जिसको कह सकते हैं कि मानव आर्थिक विकास और अपने पोषण के लिए जो गतिविधियां हैं उसको तो नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर गतिविधियां रोकी जाएंगी तो जो इतनी बड़ी जनसंख्या का जीवन यापन, भोजन, पानी, व्यवस्था, सड़कें, आवागमन, परिवहन, ये सुविधाएं मुहैया नहीं की जा सकती हैं, तो एक अनार्की सी विकसित हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं विकास हमारी मजबूरी भी है मानव समाज की, और पर्यावरण भी हमको संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि पर्यावरण अगर नहीं रहेगा तो मानव समाज, मानव जीवन पर भी संकट आ जाएगा। मानव जीवन बिना पर्यावरण के मानव
का अस्तित्व नहीं संभव है। तो ये इस परिप्रेक्ष्य में हमको इसको देखने की ज़रूरत है। अब आगे अध्याय में हम ये देखेंगे कि मानव और पर्यावरण के बीच में द्वंद्वात्मक संबंध की वजह से बहुत सारे ऐसी पर्यावरणीय दुर्दशाएँ या उसको समस्याएँ जो हम आज मानव समाज फेस करता है, वो कौन-कौन सी हैं? यानी कि जो समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं, वो किस तरह की समस्याएँ कौन-कौन सी हैं? उसको हमको जानना ज़रूरी है। सबसे पहला जो आता है वो ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसको वैश्विक तापमान में वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ये वैश्विक तापमान वृद्धि क्या होती है, कैसे होती है और इसका क्या नुकसान है हमारे या क्या प्रभाव पड़ता है हमारे समाज पर या कृषि पर। जीवाश्म ईंधन जैसा कि हम जानते हैं कोयला, गैस, तेल, लकड़ी, जंगलों को जलाने से पृथ्वी के वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो निकलती है बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है उसकी। इसके परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी के रूप में सामने आया है। ये ग्लोबल वार्मिंग होती कैसे है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। धरती के वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सूर्य की गर्मी को अवशोषित करती है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ता रहता है। अगर आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलती है, तमाम इन गतिविधियों के माध्यम से औद्योगिकरण से, चिमनियों से लकड़ी जलाने से, गैस, तेल के प्रयोग करने से, तो वो गैस ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड जाकर के ऊपर पर्यावरण में ऊपर जाकर के वो जम जाती है। अब होता क्या है उससे कि जब सूर्य की किरण पृथ्वी पर पड़ती है और वो जब लौटती वापस जाने की प्रयास करती है क्योंकि अगर आप ग्लोबल वार्मिंग पढ़ते हैं, अगर आप सन को पढ़ते हैं, उसके विकिरण को पढ़ते हैं, तो आप जानेंगे कि जितनी किरणें आती हैं उसमें से काफ़ी वो वापस होकर जो वो वापस चली जाती हैं। लेकिन होता क्या है जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में अधिक हो जाएगी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के तापमान को अवशोषित कर लेती है, उसमें क्षमता होती है। उस अवशोषण के माध्यम से क्या होता है, अवशोषण जब बढ़ जाता है सूर्य के तापमान का, तो वो एक पूरा पृथ्वी को और ज़्यादा गर्म कर देती है, यानी तापमान ग्लोब का बढ़ जाता है। इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग और जैसे-जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का एमिशन ज़्यादा हो रहा है, वैसे-वैसे इस ग्लोबल अगर आप देख रहे होंगे तो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। ये ग्लोबल वार्मिंग को आप अपनी तरह से महसूस कर रहे हैं क्योंकि जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो ग्रीष्म ऋतु में आप देखेंगे कि जिन देशों का तापमान यूरोपीय देशों का तापमान या नॉर्थ ध्रुवीय जो क्षेत्र हैं उनके तापमान में काफ़ी वृद्धि होती है। यूरोपीय लोग जहाँ पर एकदम ठंड होती थी वहाँ पर भी गर्मी पड़ने लगती है। तो ये इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव समाज पर या पर्यावरण पर या इस ग्लोब पर पड़ता है। एक टर्म और यूज़ किया जाता है, एक कॉन्सेप्ट और है जिसको अब इस निरंतर बढ़ते तापमान को हम एक ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज़ के होती हैं, वो केवल कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अन्य गैसें और भी होती हैं, जिसको अगर आप समझें तो कार्बन डाइऑक्साइड मानवीय गतिविधियों के कारण हो रहे जलवायु परिवर्तन के आधे ही हिस्से के लिए ज़िम्मेदार मानी जा सकती है। अन्य ग्रीन हाउस गैसें भी हैं, जैसे मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओज़ोन, मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले कालिक या कार्बन वैश्विक तापमान में वृद्धि कहीं और अधिक असर डालती हैं। तो उससे क्या होता है ग्रीन हाउस गैसें ये भी कहीं न कहीं जो हमारे वायुमंडल में इकट्ठा हो जाती हैं और वैश्विक तापमान में वृद्धि करती हैं। वैश्विक तापमान वृद्धि के हमारे जीवन पर प्रभाव के कुछ उदाहरण। अब ये प्रभाव क्या डालती हैं जो ग्लोबल वार्मिंग हमारे जीवन पर। भीषण गर्मी होती है, सूखे का संकट होता है, हिम नदों या ग्लेशियरों का लगातार पिघलना जारी रहता है, समुद्र के जल स्तर में सी राइज़ जो होते हैं, सी का लेवल राइज़ होता है। समुद्र के जल स्तर में चढ़ाव होता है, वर्षा चक्र प्रभावित होता है, मौसम में बदलाव होता है, तूफानों, वनाग्नि की घटनाओं में वृद्धि होती है, अज्ञात बीमारियों की संख्या और प्रकारों में बढ़ोतरी होती है, ये तमाम प्रभाव पड़ते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए, कई ज्ञात और अज्ञात परिणाम ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमें झेलने पड़ते हैं। क्योंकि धरती के अलग-अलग क्षेत्र प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ग्लोबल वार्मिंग के कारण सामने आ रहे परिणामों का सामना कर रहे हैं। अधिकतर पर्यावरणविद इन संबंधित मुद्दों को वैश्विक जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की तरह लेते हैं और उसको मानते हैं। यानी ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, जो पर्यावरणीय परिवर्तन हो रहे हैं, अपने जो चक्र वो मौसम का चक्र जो बदल गया है या वेदर साइकिल जो चेंज हो रही है, गर्मी जब पड़नी होती है तो उस समय नहीं देर से शुरू होती है, ठंडी जब शुरू होनी होती है या शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु का जो चक्र है प्रभावित होता है।
बारिश कम होती है, ज़्यादा होती है, तूफ़ानों का आना, तूफ़ानों का बनना या सूखा पड़ना, ये इन सब का चक्र जो है एकदम बदल, इसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं। और ये क्लाइमेट चेंज मानव समाज के लिए, फसलों के लिए, उत्पादन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है और कहीं न कहीं मानव जीवन को प्रभावित करता है। अब एक दूसरी समस्या जो पर्यावरणीय समस्या है, वो उसको हम जानते हैं ओज़ोन क्षय के रूप में। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। जैसा कि आप जानते हैं जो हमारा पर्यावरण है वो कई लेयर्स में होता है और एक लेयर जिसको कहते हैं ओजोन लेयर पाई जाती है। वो ओजोन गैस से बनती वो बनी हुई लेयर होती है जिसका मुख्य काम होता है सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेजेस होती हैं उसको रोकना और मनुष्य पर मानव जीवन पर उसके बुरे प्रभाव उनके शरीर पर परावैंगनिक किरणों का नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, बीमारियां ना हो, उसको रोकने के लिए वो जो ओज़ोन लेयर होती है, ओज़ोन जो होती है, वो परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है और कम मात्रा में वो पृथ्वी पर पड़ती है, पृथ्वी पर आती है। तो इससे क्या होता है, इसको ओज़ोन लेयर कहते हैं। लेकिन जैसा कि तमाम चीज़ों हम लोगों ने देखा, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो, तमाम अन्य ग्रीन हाउस गैसेज़ की वृद्धि हो या नेविगेशन हो, जिसको हमारे हवाई जहाज़ और हमारे जो फाइटर जेट या जो सैटेलाइट्स छोड़े जाते हैं, इनकी वजह से और तमाम अन्य कारणों की वजह से, पॉल्यूशन के कारणों से हमारी धरती के ओज़ोन जो लेयर है उसमें छिद्र हो गया था बड़ा-सा। एक बहुत बड़ा छिद्र है और ये इस छिद्र का सबसे पहले पता जो चला वो दक्षिणी ध्रुव पर सबसे बड़ा छिद्र जो देखा गया कि वो हाँ, देखा गया कि दक्षिणी ध्रुव पर जो जो ओज़ोन लेयर है उसमें बहुत बड़ा-सा एक होल पाया गया। अब ये तो एक जगह देखा गया, लेकिन उत्तरी ध्रुव पर भी ऐसा छिद्र देखा गया, यानी दक्षिणी ध्रुव के से छोटा ज़रूर था, लेकिन ये नुकसानदायक था। अब उसका कारण क्या था कि जब ओज़ोन लेयर में एक छिद्र हो गया, बड़ा छिद्र होगा, तो उससे हमारी अल्ट्रावायलेट किरणें जो सीधे सूर्य से आती हैं, वो सीधे मनुष्य के शरीर पर पड़ेंगी और उससे तमाम तरह की बीमारियाँ होंगी। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये कौन से ऐसे गैसेज़ हैं, कौन से ऐसे तत्व हैं जो ओज़ोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, जो उसको उसमें छिद्र का निर्माण करते हैं। घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले रेफ्रिजरेटरों में, जिसमें एसी जैसे आपके यहाँ कार, एयर कंडीशनर, जो और तमाम वायुयान में प्रयुक्त होने वाले अग्निशामक, जो अग्निरोधी एरोसॉल्स होते हैं, इन सब का जो एमिशन होता है, जो निकलते हैं, यूज़ किया जाता है, वो हवा में जाकर के घुल जाते हैं और उनके महीन रासायनिक गैस कण अन्य प्रदूषक तत्व धरती के ऊपर वातावरण तक पहुँचकर ओज़ोन को क्षति पहुँचाते हैं। 1985 में दक्षिणी ध्रुव में, जैसा मैंने कहा, कि वैज्ञानिकों ने उस ओज़ोन लेयर में छिद्र को खोजा था, उस होल को खोजा था। तो कहीं न कहीं ओज़ोन परत में जो क्षरण होना है, वो भी एक मानव समाज के लिए एक समस्या के रूप में है, एक खतरा उत्पन्न करने वाला एक कारण है। दूसरा अगर देखा जाए इन 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 समस्याओं में, तो एक रासायनिक धुंध जो अक्सर आप देखते होंगे, ये जो अंधेरा-सा हो जाता है, एक धुंध-सी दिखती है, उसको स्मॉग कहते हैं, स्मॉग। वो कहीं न कहीं जो तो स्मॉग 2 तरह के होते हैं, एक को कहते हैं रासायनिक धुंध। अब रासायनिक धुंध क्या होती है? रासायनिक धुंध दुनिया भर के सभी शहरों में भूरी धुंध, ब्राउन हेज़ के नाम से भी जानी जाती है। रासायनिक धुंध का मुख्य घटक ओज़ोन है। जमीन पर पाई जाने वाली ओज़ोन सूर्य के प्रकाश से धरती की सतह पर प्रदूषित आ, वायु के संपर्क में आने से बनती है। जीवाश्म ईंधन का अंधाधुंध प्रयोग, कारखानों से निकलने वाला धुआं, कई तरह के नाइट्रोजन ऑक्साइड घटकों, अन्य या नॉक्स उच्चारित किया जाता है, जो ओज़ोन ओज़ोन जो ओज़ोन गैस में वृद्धि होती है और वो वायुमंडल में मिलकर के सतह से ऊपर आकर के वो ब्राउन हेज़ का निर्माण करते हैं, वो स्मॉग का निर्माण करते हैं। इनके कण बड़े छोटे-छोटे से होते हैं, छोटे-छोटे होते हैं, जिसको इसको कहते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जा सकता है इनको, ठीक है ना? तो ये भूरी धुंध को बनाते हैं, जिसे रासायनिक धुंध कहा जाता है, जो अक्सर आप ठंडियों में देखते होंगे, इस समय शीतकाल में ज़्यादातर दिखेगा आपको रासायनिक धुंध धुंध। इसके अलावा एक धुंध और होता है, स्मॉग कहते हैं, स्मॉग। ये जो सफ़ेद धुंध है, ये व्हाइट स्मॉग कहा जाता है। सफ़ेद धुंध वायु में मिलने वाले सूक्ष्म कण होते हैं। ये कण इतने सूक्ष्म
होते हैं कि जिनका जो आकार होता है वो 2.5 माइक्रोन मनुष्य के बाल के व्यास से भी छोटे होते हैं कि इन्हें आंखों से देख पाना भी असंभव होता है। सामान्यतः इस तरह के कणों का करीब आधा हिस्सा या प्राथमिक घटक उस धूल धुएं का होता है जो कारों एवं अन्य वाहनों, ऊर्जा संयंत्रों, यातायात, भवन निर्माण, आग जलाए जाने या तेज हवाओं के चलने से उड़ती है। शेष हिस्सा सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनियम या वाष्पशील कार्बन घटकों का होता है, जिन्हें द्वितीयक घटक भी कहते हैं। रासायनिक धुंध में जहां भूरा धुआं नजर आता है, वहीं सफेद धुंध में मिलने वाले सूक्ष्म कण नगरों, शहरी क्षेत्रों को गहरे सफेद रंग की धुंध से ढक देते हैं। इस धुंध में मिलने वाले अति सूक्ष्म कण मानव शरीर में घुस करके फेफड़ों को गहरा नुकसान पहुंचाते हैं। अस्थमा, हृदयघात, हार्ट अटैक जो समय पूर्व बढ़ती मौतों के मामले में इसके गंभीर परिणाम सामने आते हैं। इसके अलावा शीत ऋतु में इन दोनों धुंध का दोनों तरह के धुंध, चाहे ब्राउन हेज हो या व्हाइट स्मॉग हो, इन दोनों का बहुतायत हो जाता है। अक्सर आप ठंडियों में इस समय आपको रास्ते में अंधेरा दिखेगा, धुंध दिखेगी, और अगर आप किसी औद्योगिक शहर के आसपास हैं तो वहाँ रासायनिक धुंध धुंध ज़्यादा दिखेगी। और अगर आप कहीं कहीं ऐसे एरिया में या उससे दूर हैं तो आपको व्हाइट स्मॉग भी दिख सकता है। तो ये इसी सीज़न में आप इसको स्वयं भी महसूस कर सकते हैं, और वो इतना खतरनाक होता है कि आपको लगता नहीं है, लेकिन जब आप ब्रीथ करते हैं श्वास के रास्ते से, वो आपके फेफड़े में जाके जम जाता है और वो आपके फेफड़े को डैमेज करता है। तो इस तरह से तमाम तरह की बीमारियाँ उससे उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा जब हम चर्चा करते हैं पर्यावरणीय समस्याओं की, तो एक समस्या और होती है जिसको कहते हैं एसिड रेन, अम्ल वर्षा। अब ये अम्ल वर्षा क्या होती है? पृथ्वी के वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नॉक्स गैस का उत्सर्जन वातावरण में मौजूद पानी से जब मिलता है तो इसका परिणाम अम्ल वर्षा के रूप में सामने आता है। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नॉक्स उत्सर्जन जो होता है पृथ्वी से, वो पर्यावरण में यानी वायुमंडल में इकट्ठा होता है, और वो जो पानी से मिल जाता है तो क्रिया करके वो अम्ल बन जाता है, एसिड बन जाता है। और जैसे बारिश होती है तो बारिश के कणों के साथ वो पृथ्वी पर गिर जाता है। तो अम्ल वर्षा प्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों के ऊतकों को नुकसान पहुंचाती है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को नष्ट करती है, जिसका असर फसलों के उत्पादन में गिरावट के तौर पर दिखता है। इसके अलावा यह जल स्रोतों के पानी में अम्लता की वृद्धि करने की वजह भी बनती है, यानी पानी जो है वो ज्यादा अम्लीय बन जाता है, जो मछलियों, मेढकों और अन्य जलीय जंतुओं के जीवन के लिए खतरा बनता है। यहाँ तक कि वन क्षेत्रों में भी यह जंतुओं की मौतों का कारण बनती है। तमाम तरह के जो जीव विलुप्त हो रहे हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं, वो शायद एसिड रेन भी एक वजह है जिसकी वजह से वो विलुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके उनको अनेक तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जिससे धीरे-धीरे उनकी संख्या कम हो जाती है और लुप्तप्राय हो जाते हैं। तो एसिड रेन, अच्छा एक उदाहरण एसिड रेन का और आपको जानना ज़रूरी है। भारत में अगर आप देखें, जो हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं, जो हमारे ताजमहल हो, चाहे वो लाल किला हो, चाहे वो अन्य खूबसूरत जो इमारतें बनाई गई हैं, उनका क्षरण भी, उनका अगर देखेंगे तो ताजमहल पर सुप्रीम कोर्ट में इसका याचिका भी दायर हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई किया और सरकारों को निर्देश दिया कि अम्ल वर्षा की वजह से, एसिड रेन की वजह से ताजमहल का छवि धूमिल हो रही है, उसमें क्षरण हो रहा है, उसकी चमक में कमी आ रही है। तो कहीं न कहीं हमारे जो ऐतिहासिक धरोहर है उसका भी नुकसान होता है इस अम्ल वर्षा की वजह से। इसके अलावा जब आप बात करें तो मृदा सॉइल इरोजन एक प्रॉब्लम है, जिसको आप कह सकते हैं मृदा क्षरण। यह हवा और पानी के संपर्क में आने के कारण मृदा यानी मिट्टी की उच्च पोषक परत के धीरे-धीरे नष्ट होने की प्रक्रिया है। सामान्यतः मृदा क्षरण की दर पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं के जरिए मृदा की प्रतिस्थापना की दर से कहीं अधिक होती है। जो मिट्टी मृदा बनने की प्रक्रिया है, उसके स्तरीकरण की प्रक्रिया है, उससे तेज गति से कई बार मृदा क्षरण होता है। अनुमान के अनुसार दुनिया भर की 23% के करीब कृषि भूमि, चारागाह भूमि, वन क्षेत्र में मृदा क्षरण के कारण गिरावट आई है। ऊपरी मिट्टी का कटाव न सिर्फ कृषि उत्पादन पर नकारात्मक असर डालता है, बल्कि जल प्रदूषण के जरिए पानी की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है।
मृदा क्षरण का एक उदाहरण आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो जिसको कहते हैं, ये आपका जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, उसमें आपको जो चंबल जो घाटी जिसको कहा जाता है, चंबल की घाटी, तो चंबल जो एरिया है वो नदियों के पानी के कटाव से, नदियों यानी बरसात की वजह से तब वहाँ पर क्षरण इतना हुआ है कि वहाँ की मिट्टी जगह-जगह पर गड्ढे हैं, जगह-जगह पर वो ऊँचे हैं, ऊँचा-नीचा क्षेत्र है और वहाँ की जो मिट्टी है अनउपजाऊ हो गई। यानी पोषक तत्व पानी के साथ-साथ, बहाव के साथ-साथ वो बह जाते हैं, नदियों में चले जाते हैं और ज़मीन जो होती है वो जो उसकी मृदा जो होती है वो उर्वर नहीं रह पाती है। तो कहीं न कहीं ये सॉइल इरोज़न एक समस्या है। सॉइल इरोज़न होने का एक कारण है कि जब पेड़ों की कटान बहुत हो रही है, यानी डिफ़ॉरेस्टेशन की प्रक्रिया ज़्यादा हो रही है। जितने ज़्यादा पेड़ कटेंगे, तो मिट्टी जो होती है, वो उनकी जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़े रहती है, स उसको बाँधे रखती है, जिससे बहाव उन मिट्टी का कम होता है। लेकिन अगर पेड़ नहीं होंगे, वनस्पतियाँ नहीं होंगी, तो शायद सॉइल इरोज़न की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और ज़्यादा होगी। तो ये कहीं न कहीं सॉइल इरोज़न भी एक समस्या है पर्यावरण के लिए। दूसरी एक समस्या और भी है जिसको कहते हैं लवणीकरण या जलभराव, सैलिनाइज़ेशन या वाटर लॉगिंग। सैलिनाइज़ेशन किस तरह से हमारे लिए नुकसानदायक है समाज के लिए, उसमें देखा जाता है कि 20वीं सदी में दुनिया भर में आबादी की बढ़ोतरी के साथ-साथ सिंचाई व साधन की सुविधाएँ बहुत बढ़ गई, जिसके ज़रिए इस आबादी को भोजन उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक फसल उत्पादन किया जा सके। जैसे अगर आप कहें कि लेकिन सिंचाई भी मिट्टी के लवणीकरण का कारण हो सकती है, चूँकि सिंचाई अधिकतर सूखे क्षेत्रों में की जाती है। इन जगहों पर सूर्य की तेज किरणें अधिकतर जल को वाष्पित कर देती हैं और भूमि में मात्र लवण को छोड़ देती हैं। इजिप्ट और चीन समेत दुनिया के कई क्षेत्रों में अत्यधिक लवणीकरण के समस्या से जूझ रहे हैं। अब इसको सैलिनाइज़ेशन को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो जो खारापन मृदा का वो बढ़ जाता है। सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ने से, गर्मी ज़्यादा होने से जो डस्ट होती है, मृदा का पार्टिकल वो उड़ जाता है हवा के साथ-साथ और जो बचती है वो ख़ास करके वो खनिज बचते हैं, सैलाइन वाटर जो रहता है वो रहता है। तो इसकी वज़ह से मृदा का जो है वो सिंचाई भी कहीं न कहीं एक तरह का सैलिनाइज़ेशन का कारण है। दूसरा कारण है दुनिया में ख़ास करके अगर भारत में देखा जाए तो जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति जो आई, वो कहीं न कहीं उसमें सिंचाई के साधन की उपलब्धता भी एक कारण थी, नहीं तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हरित क्रांति नहीं हो पाती। उत्पादन को बढ़ाने के लिए, बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए जो अ, उच्च उत्पादकता वाले बीज और केमिकल फर्टिलाइज़र्स रासायनिक उर्वरकों का उपयोग और सिंचाई के साधनों का निर्माण बड़ी-बड़ी नहरें बनाई गई, नहरों का एक जाल बिछाया गया सिंचाई के लिए क्योंकि भारत की कृषि पहले जो है वो मानसून का एक जुआ कही जाती थी, मानसून पर निर्भर होती थी, यानी मानसून आया तो फसल हुई, मानसून नहीं आया, कमज़ोर पड़ा तो फसल नहीं हुई, भुखमरी फैलती थी, फेमाइन आता था। लेकिन इन सब से जनता को बचाने के लिए भारत सरकार ने और दुनिया के अन्य देशों ने भी अपने यहाँ सिंचाई के साधनों को विकसित किया जिसमें कैनाल इरिगेशन जो जो नहर की सिंचाई के लिए बनाया गया या अगर कहें तो नलकूपों का निर्माण किया गया, जो कहीं न कहीं मिट्टी के लवणीकरण का एक कारण बनता है। तो अगर आप देखे होंगे जहाँ जो नहर के आस-पास जो खेत होते हैं तो सिंचाई तो अच्छी है कि वो नहर करते हैं, नहरों से की जाती है, लेकिन उसके आस-पास जो वाटर लॉगिंग हो जाती है, पानी जल भरा हो जाता है, उसमें वो खनिज तत्व इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं कि वो सैलाइन हो जाता है वाटर और जब सैलाइन वाटर हो जाता है यानी जल, तो क्या होता है कि लवणीकरण की वजह से वो अनउर्वर हो जाती है मिट्टी, उर्वरता उसकी समाप्त हो जाती है, उसमें फसल का उत्पादन अच्छे से नहीं हो सकता। तो ये भी कहीं न कहीं दुनिया के तमाम देशों में, ख़ास करके समुद्र तटीय इलाकों में अगर आप देखें या ऐसे बंजर इलाकों में जिसको जो इलाके आज बंजर हुए हैं वो भी सैलिनाइज़ेशन की वजह से कहीं न कहीं हुए हैं, जैसे मैंने कहा और मृदा क्षरण और सैलिनाइज़ेशन एक कहीं न कहीं एक-दूसरे से संबंधित भी हैं। तो इस तरह से चीन और मिस्र इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं जहाँ पर जल भराव एक समस्या है और लवणीकरण भी एक समस्या के रूप में उत्पन्न हुई है। इसके अलावा जल की कमी वाटर शॉर्टेज 21वीं सदी में जैसा कि आप जानते हैं
हम जल का इस्तेमाल जिस तरह से अंधाधुंध कर रहे हैं, तो आने वाले समय में या वर्तमान में भी पानी की बहुत पीने स्वच्छ पेयजल की कमी हो गई है। उद्योगों में जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं भूजल स्तर के संसाधनों का तेज़ी से ह्रास भी हो रहा है। जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है, वो बहुत तेज़ी से घट रहा है। जो सिंचाई की वजह से, बहुत ज़्यादा नगरीकरण की वजह से, तो भूजल का अत्यधिक उपयोग ना सिर्फ़ जल स्तर में गिरावट का कारण बनता है, बल्कि यह बचे हुए भूजल लवणीकरण को बढ़ावा देते हैं। तो कहीं न कहीं वाटर शॉर्टेज, आज तभी हम कहते हैं सेव वाटर, पानी को बचाना चाहिए, पानी का बेवजह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी पृथ्वी पर कम है और उसको हमको उसका बहुत सही से उपयोग करना है। और जल प्रदूषण आप जानते हैं, तमाम रासायनिक तत्व जो हम नदियों में अपने घरों के माध्यम से नहाने से, साबुन और ये सारी चीज़ें जब हम नदियों में डाल देते हैं, सीवेज के माध्यम से नदियों में जाता है, तो कहीं न कहीं वाटर पॉल्यूशन करता है, जिससे उसमें जो जीव-जंतु हैं, जो फौना है और जो वनस्पतियाँ हैं, वो नुकसान होती है उनकी, उनमें कमी आती है। तो कहीं न कहीं जल प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा जैव विविधताओं का भी, बायोडायवर्सिटी पर बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। हमारी तमाम प्रजातियाँ विलुप्त हो गई। हमारे इंडिया से जो 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 कहा जाता है कि जो चीता था, वो विलुप्त हो गया। गिद्ध विलुप्त हो रहे थे, जो जिसको कहा जाता है वुलचर्स, उनके पुनरुद्धार की बात की जा रही है, उन पर प्रोग्राम चल रहा है। इसी तरह से तमाम तरह के, तो ये कहीं न कहीं तमाम समस्याएँ हैं जो हमको मानव समाज को देखने की ज़रूरत है। अब बात आती है उत्तरदायित्व की, तो कहीं न कहीं हमारा उत्तरदायित्व है एक क्रियान्वयन के लेवल पर, और तो क्रियान्वयन पर हम एक एक व्यक्ति की ज़िम्मेदारी है कि पर्यावरण को बचाएँ, पानी का इस्तेमाल सही से करें, ऐसा कार्य ना करें जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुँचे। तो ये कहीं न कहीं आगे चल कर के हमको, अच्छा, पर्यावरणीय चिंताओं में ये दोनों आयाम एक-दूसरे से निरंतर संपर्क में रहते हैं। शक्ति, राजनीति, सामाजिक असमानता, अंतर्द्वंद, ये सब हमारे समाज के पार्ट हैं, लेकिन जागरूक मानव हमारे पर्यावरण के साथ संतुलन बना के चलता है, और अगर हम इस पर्यावरण के महत्ता को कम करते हैं, उसको कम आंकते हैं, तो मानव समाज के लिए ही अस्तित्व का खतरा आएगा। पर्यावरण तो अपने आप में वो अपने आप को बैलेंस करता है, वो अपने चक्र का पालन करता है, लेकिन मनुष्य ही ऐसा एक प्राणी है जो अपने एक चक्र को निर्धारित नहीं करता, चक्र का पालन नहीं करता है, और चीज़ों को रिसाइक्लिंग में विश्वास नहीं करता है, नई-नई चीज़ों को उत्पादन करता है, नई-नई चीज़ों, हमारी जो इच्छाएँ हैं, वो बढ़ती जा रही हैं, संसाधन बढ़ते जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, मानव को जागरूक होना पड़ेगा। इसी के साथ ही आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली कक्षा में हम फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।